आज की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में आज हम विद्यालय अभिलेखों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हम विद्यालय अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकता, उनके लाभ के विषय में यहाँ पर बातचीत करेंगे, जिनमें जो मेन हेडिंग्स हैं वो चूँकि छात्रों की कंटिन्यू ये शिकायत आती है, दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले हेडिंग्स क्लियर कर दिए जाते हैं जिन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वो हेडिंग्स मैंने नोट डाउन किए हैं, उनको आप पहले देख लें और फिर उन पर साथ के साथ चर्चा करते चले जाएंगे। ये हेडिंग्स हैं रखरखाव की आवश्यकता के। जो विद्यालय अभिलेख हैं उनके रखरखाव की आवश्यकता के ये हेडिंग्स हैं। इनमें रखरखाव की आवश्यकता में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे शासकीय मांगों को संतुष्ट करने हेतु, आर्थिक व्यवस्था संतुलन हेतु, नवीन कार्यों के परीक्षण हेतु, शैक्षिक कार्यों की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु, सहयोगात्मक व्यवहार हेतु, आंकड़े एवं पुरातन परिस्थितियों के ज्ञान हेतु, छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श हेतु, और सूचना संव्यवहार एवं प्रमाणन हेतु, और प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दक्षता में नवाचार हेतु। हेडिंग्स काफ़ी और भी हैं, बट ये मेन हेडिंग्स हैं और जिन्हें हम बीच बीच में लेकर उनको बताते चले जाएंगे कि कहाँ पर कौन कौन से हेडिंग्स को हम और इलेबोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कम शब्दों में और सटीक आंसर देना ये आवश्यक है, इसलिए हेडिंग्स बनाकर उनके विषय में इलेबोरेशन ये बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रखरखाव, विद्यालय अभिलेख के रखरखाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला हेडिंग मैंने जो आपको बताया था, शासकीय मांगों के को संतुष्ट करने हेतु। देखिए, कभी भी कोई भी शासकीय मांग से तात्पर्य होता है किसी भी ऐसे अभिलेख की किसी शासन द्वारा की जाने वाली मांग जिसकी प्रतिपूर्ति तत्काल आवश्यक होती है, यह शासकीय मांग के अंतर्गत आती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी तरीके के जो प्रमाण पत्र हैं या कोई भी अभिलेख हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे आप लोगों को जो छात्रवृत्ति वगैरह प्रदान की जाती है उनके अभिलेख, आप लोगों के जो प्रमाण पत्र या आप लोग जो रिज़ल्ट वगैरह आपके घोषित होते हैं उनके किसी भी अभिलेख, या अन्य कोई भी अभिलेख ऐसा हो सकता है जिसके विषय में आपसे सूचना मांगी जा रही हो, तो उन अभिलेखों को हम ये कह सकते हैं कि उन अभिलेखों की शासकीय मांग के अनुरूप जो, एक मिनट में कैमरा सेट किया, यहाँ पर पहला हेडिंग था शासकीय मांगों को संतुष्ट करने हेतु। तो अब शासन द्वारा जो चीज़ें आप कभी भी विद्यालय से मांगी जाती हैं उनको हमें तत्काल शासन को उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि ये जो पेपर्स या कोई भी चीज़ें आपसे यहाँ पर मांगी जाती हैं वे बेहद ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इन्हें तत्काल इनकी प्रतिपूर्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था के संतुलन हेतु। विद्यालय अभिलेख आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार सहयोग करता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। अब हम यह कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था यानी सीधा सा है पैसे के लेन देन से संबंधित स्थिति। यहाँ पर संतुलन किस प्रकार बनाया जाता है, जो हमारी इनकमिंग है वह और आउटगोइंग जो है उन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर
जब हम विद्यालय की इनकमिंग सोर्सेज देखें तो जो विद्यालय में फीस वगैरह, फीस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फीस ली जाती है, वह मेन रिसोर्स होता है इनकम का। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य स्रोत होते हैं, जैसे जो दान में विद्यालय को किसी के द्वारा दान में या अन्य किसी प्रकार से जो धन वहाँ पर अर्जित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में बाहर के जो लोग गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी उनको जो धन की जो पूर्ति है वह भी करते हैं। कुछ शासन से एड मिलती हैं, उनके द्वारा भी धन की पूर्ति की होती है। ये सब क्या है, ये धन जो हमारा पैसा है उसका इनकम सोर्सेज हैं किसी भी विद्यालय के लिए। अब उनके अभिलेख होते हैं वहाँ पर। अब उसके साथ साथ बहुत सारे आउटगोइंग भी होती है। आउटगोइंग से तात्पर्य है यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों की सैलरी, विद्यालय में जो फर्नीचर वगैरह आता है, छात्रों के जो परीक्षा कार्यक्रम होते हैं या अन्य कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति। इसके अलावा जो शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक या अन्य किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो जिनमें धन खर्च होता है, वह सब इनके क्या हैं, आउटगोइंग सोर्सेज हैं जिसके द्वारा पैसा खर्च होता है। अब इन दोनों के मध्य विशिष्ट प्रकार का संतुलन स्थापित किया जाता है। यह विद्यालय अभिलेखों के रखरखाव के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बजट तैयार किया जाता है तो प्रत्येक, जैसे किसी का सेमेस्टर सिस्टम्स अब लागू हो गए हैं, तो जो सेमेस्टर सिस्टम्स हैं उसमें 6 माह की स्थिति ज्ञात की जाती है कि पिछले 6 माह के अंदर हमने किस प्रकार कार्य किया और किस मद में कितना पैसा खर्च किया। अब उन मद को अगर हम सही प्रकार से संतुलित कर दें, उदाहरण के तौर पर पिछले साल इतने बच्चे थे, इतना सोर्सेज था, इनका इतना % खर्चा हमने इस मद में किया, वहाँ पर 1 रुपये के हिसाब लेकर उनको पैसे में विभाजित करके हम मद का जो % है वो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं और उनके आधार पर हम प्रत्येक छात्र के जो उनका भावी कार्यक्रम है उसको यहाँ पर अभिनिर्धारित करते हैं। इन अभिनिर्धारण के आधार पर ही हम उस इनकम और आउटगोइंग रिसोर्सेज जो हैं उनका संतुलन स्थापित करते हैं। यह मेन कारण होता है विद्यालय अभिलेख के रखरखाव का। इससे हमें यह पता चल जाता है कि पिछले साल इस मद में इतना पैसा खर्च हुआ और यहाँ पर ये कमियां हुई। इन कमियों को अगर हम इस मद में पैसा खर्च ना करके इस मद के स्थान पर इस मद में पैसा खर्च करें तो हम छात्रों के या जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनका और बेहतर जो उनकी योग्यता में जो बेहतरी हो सकती है वह हम कर सकते हैं। तो इसलिए पिछला जो विद्यालय अभिलेख है उसका रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर नवीन कार्यों के परीक्षण हेतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा गत वर्ष में कुछ कार्यों में शिथिलता बरत ली जाती है। उन कार्यों को चाहे वह धन की कमी हो, चाहे वह किसी अन्य कार्यों के द्वारा हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी नवीन परिस्थितियों के कारण हो। उदाहरण के तौर पर इस वक्त जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं महामारी के कारण, तो यह 100 साल पहले एक महामारी आई थी, अब 100 साल तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, अब पता चला कि इस साल महामारी आई। अब वो जो महामारी आई ये एक नवीन परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में छात्रों के लिए हम क्या नया नवाचार कर सकते हैं और उसको किस तरीके से कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं जिससे कि छात्रों को न्यूनतम इनपुट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट उनसे प्राप्त कर सकें। तो ये जो स्थिति है ये नवीन कार्यों के परीक्षण हेतु विद्यालय अभिलेखों के आधार पर, अब हो सकता है कई साल पहले या काफ़ी साल पहले इस तरीके की कोई परिस्थिति बनी हो, लेकिन उस वक्त इन चीज़ों का निर्धारण नहीं किया गया। अब नवीन परिस्थितियों में उसमें कुछ नवाचार किए जा रहे हैं, तो उनके परीक्षण हेतु उन पर टेस्टिंग की जाती है कि ये चीज़ सफल हो सकती है या इस चीज़ की जो सफलता है वह किस लेवल तक की है। इनका नवीन कार्यों के परीक्षण हेतु जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वे आवश्यक हैं, उनमें कोई संशोधन करना होता है, कोई चीज़ हमें चाहिए
जैसे अभी नई नई चीज़ें चल रही हैं, पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हो सकता है, तो उन चीज़ों को भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पुरानी चीज़ें लगातार देखनी होती हैं, उन पर परीक्षण करने होते हैं, उनको यह बताना होता है कि भाई ये जो परीक्षण है वह किस लेवल तक संतुष्ट हम हो चुके हैं और हम हो सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्यों की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए। जब हम किसी विद्यालय के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वहां पर लगातार शैक्षणिक कार्य होता रहता है। उन शैक्षणिक कार्यों की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा लगातार नवाचार किए जाते हैं शैक्षणिक कार्यों में। पिछले साल हम कुछ कम सिलेबस लेकर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। उस सिलेबस में अब नवीन क्या स्थिति और हो सकती है, उन चीज़ों पर हमने अध्ययन किया, उन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव छात्रों पर पड़ा और छात्र किस लेवल तक उस पर खरे उतरे, उन पर हमारे द्वारा बताए गए कार्यों का या हमारे द्वारा दिए गए निर्देशनों का क्या प्रभाव उन पर रहा। इन चीज़ों को ज्ञात करने हेतु हमें पुराने रिकॉर्ड्स कंटिन्यू देखने होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमने पिछले साल कोई कक्षाएं ली, उनका रिजल्ट्स किस लेवल तक आया, कहाँ पर कमी हुई, किन कमियों के कारण हम बच्चों तक अपनी पहुँच नहीं बना पाए, उनके ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास उनके में हम और बेहतरी नहीं कर पाए या हम किस लेवल तक की बेहतरी कर पाए। इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम शैक्षणिक कार्य, जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वह पाठ्यक्रम से संबंधित हों या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हों या अन्य किसी व्यवहारिक समव्यवहार के से संबंधित हों, तो उन सभी की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए हम पुराने रिकॉर्ड्स को लेते हैं, उनसे ज्ञात करते हैं और उनमें जो कमियां हमें दिखाई देती हैं या हमें लगती हैं, उनके निराकरण के लिए हम इन चीज़ों को, पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है सहयोगात्मक व्यवहार हेतु। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियाँ लगातार बनती चली जाती हैं और उनमें जो छात्र हैं उन तक तो हमारी पहुंच बन जाती है, परंतु जो उनके अभिभावक हैं वे सामान्य स्तर को, जो नॉर्मल हमारा व्यवहार चल रहा होता है, उन तक सीमित रह पाते हैं। वे हमारी नवीन परिस्थितियों से अवगत नहीं हो पाते। उनका जो व्यवहारात्मक स्थिति है वह केवल और केवल रीडिंग और लर्निंग तक ही सीमित रह पाती है। अगर किसी व्यवहार को हम नवीन परिस्थितियों में लाकर रखते हैं, हम करते हैं, उन चीज़ों को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जल्दी से उस मॉडल के अंदर उस फ्रेम में नहीं आ पाता और वह उन क्रियाओं को लगातार करने में भी सक्षम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं उनकी संख्या शुरुआत में लगातार कम रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नेट चाहिए। नेट की जो स्थिति है वह बिल्कुल स्पष्ट चाहिए, ताकि जो वीडियो या जो ऑनलाइन क्लासेस लगातार लाइव चल रही हैं, वे लाइव क्लासेस उन तक बिल्कुल बेहतर तरीके से पहुंच सकें। अब इन परिस्थितियों में, चूँकि ये हमारे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, यह बाहरी वातावरण और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के संयंत्रों से बिलोंग करती हैं, तो इन कार्यों के प्रति जो भी व्यक्ति इसमें कार्य करना चाहता है वह कहीं ना कहीं अपने यहाँ के, अपने क्षेत्र के या आसपास के वातावरण से एक सामंजस्य स्थापित करना। वो जो सामंजस्य स्थापन करने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति नहीं ढल पाता। वह
उसकी कमी और उसके जो लाभ हैं उनको पहले आकलित करने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे में जो शिक्षक और अभिभावक है उसके मध्य एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को खत्म करने की जो प्रवृत्ति है वह सहयोगात्मक स्थिति कहलाती है। यहाँ पर सहयोगात्मक व्यवहार हेतु हमें पुराने रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं कि हमने ये किया, अब इन कार्यों को जब हमने इस स्तर तक किया वह कार्य इस लेवल तक सफल रहा, अगर हम इन कार्यों को इस प्रकार और करें, एक कदम और आगे बढ़ाएं, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, वे इस लेवल तक और सक्सेस हो सकते हैं। इस चीज के लिए पारस्परिक सामंजस्य की जो स्थापना है, पारस्परिक सहयोग की जो आवश्यकता है, उसमें पुराने रिकॉर्ड्स बेहद सटीक आकलन लगाने में, आकलित करने में हमारा सहयोग करते हैं। और उनसे जो हमारे अभिभावक बंधु हैं वे भी संतुष्ट होकर उन क्रियाओं को संपादित करने में हमारा सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार का पारस्परिक सहयोगात्मक जो व्यवहार है उसे बनाने में भी जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वे वास्तव में एक हमें लाभ ही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आंकड़े और पुरातन परिस्थितियों के ज्ञान हेतु। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जब टीचिंग की जाती है तो एक रिकॉर्ड्स तैयार होता है। उस रिकॉर्ड का, उस आंकड़े का, उस डाटा का जो मेन कारण होता है तैयार करने का, वह किसी भी व्यक्तित्व को पहचान करना, उसके विषय में एक आकलन स्थापित करना, उसको विकासशील बनाने हेतु नवीन परीक्षण करना और उन परीक्षणों के आधार पर एक नया आकलन कर बच्चे के बौद्धिक विकास को और गतिशीलता प्रदान करना, यह किसी भी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े किन्हीं भी परिस्थितियों द्वारा संपादित होते हैं या जो आंकड़े हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं, वे आंकड़े हमें पुरातन स्थितियों में एक नवीन संव्यवहार करने हेतु लगातार उत्प्रेरित करते हैं। और उस उत्प्रेरण का लाभ यह होता है कि हमारे द्वारा जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वे शीघ्र अतिशीघ्र गतिशीलता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई शिक्षक पहली बार विद्यालय में पढ़ाने के लिए आता है तो वह उस विद्यालय और उसके आसपास की किसी भी परिस्थिति से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होता। वह चूंकि नवीन परिस्थितियां उसके समक्ष चल रही होती हैं, तो वह पहली बार में अपने पुराने अनुभव और जो सहयोगी साथी हैं उनके अनुभवों से कुछ क्रिएशन करता है, कुछ नवीन संव्यवहार करता है। उस संव्यवहार में लगातार वह यह सीखता है कि वह किन कार्यों को किस प्रकार संपादित करे। उन पुरातन परिस्थितियों का जो ज्ञान उसे अपने साथी से प्राप्त होता है, साथी अध्यापकों से प्राप्त होता है और छात्र अभिभावकों आदि से प्राप्त होता है, उनके आधार पर वह एक आंकड़ा या वह एक आकलन करता है। उन आकलनों के आधार पर वह लगातार नवीन परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करता है। और यह समायोजन की जो प्रक्रिया है, यह हमारे विद्यालय अभिलेख को गतिशीलता एवं विकसित
बनाने में सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट है छात्रों के निर्देशन एवं परामर्श हेतु। देखिए कोई भी रिकॉर्ड्स है, जब हम कभी किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते वक्त प्रत्येक शिक्षक पुराने शिक्षकों का एक सैंपल जरूर देता है। यह है प्रत्येक कक्ष की, प्रत्येक विद्यालय की एक स्थिति होती है। अगर उसके द्वारा किसी पुराने विद्यार्थी का जिक्र किया जाता है तो वह आदर्श रूप में एक सैंपलिंग के तौर पर जो नए विद्यार्थी हैं उनको एक रोल मॉडल्स के तौर पर दिखाई देता है कि हमारे जो पुराने सीनियर्स रहे हैं उन्होंने इस प्रकार कार्यों को किया। अब उसमें शिक्षक अपने निर्देशन जोड़ता है। पिछले साल हमारे द्वारा ये मॉडल्स तैयार कराए गए, ये चीज़ें तैयार कराई गई, इनमें अब हम इस तरीके का और चेंजिंग चाहते हैं। उनके आधार पर, निर्देशन के आधार पर कुछ परामर्श प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी दिया जाता है, साथ ही अध्यापकों द्वारा भी दिया जाता है, कुछ अभिभावकों द्वारा भी दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर एक पेपर कराए गए, जो हमारे यहाँ कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कंटिन्यू कराए गए। जब फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम्स हुए तो उनमें कहा गया कि ये एक बड़ा ऐसा पेपर होना चाहिए जिस तरीके से पेपर बच्चों के यहाँ बच्चे बोर्ड इसमें पीएनपी के एग्ज़ाम्स में देते हैं। हम अपने विद्यालय की बात करें। अब उसके आधार पर उसमें नवीनता लाने हेतु हमारे द्वारा यह कंटिन्यू आकलित किया गया कि विद्यार्थियों के मार्क्स किस स्तर पर कम हो रहे हैं। वह जब किसी एग्ज़ाम्स में बैठता है तो वहाँ पर उसके द्वारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके आंसर बड़े आसानी से दिए जा रहे हैं और उनमें उसको अंक भी बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर कुछ हद तक छात्रों में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, क्योंकि उनके जो उत्तर हैं वह उन्हें एकदम सटीक और प्रभावी तौर पर देने होते हैं। जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, चूंकि उसका आंसर एक होता है तो उसको बड़ी आसानी से बच्चे कर लेते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस हुआ वो किस पर हुआ? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिस पर कम शब्दों में और प्रभावी तौर पर उत्तर देने की क्षमता छात्रों के अंदर आनी चाहिए। जब यह हमें दिखाई दिया तो हमारे द्वारा उन प्रश्नों का समावेश अधिकतम रूप में विद्यार्थियों पर कराए जाने की स्थिति को हमारे यहाँ पर संचालित किया। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये पुराना रिकॉर्ड्स है, पुराने अभिलेखों की जानकारी है जो मेरे द्वारा आपको पहुंचाई गई। इसमें ये जो ऊपर की स्थितियां मैंने कहा नवीन कार्यों का परीक्षण हेतु, तो ये नवीन कार्य था भाई, हमारे द्वारा परीक्षण किया गया कि बच्चे कहाँ पर उत्तर देने में अक्षम हो रहे हैं। शैक्षिक कार्यों की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु कि भाई हमारे जो उत्तर हैं बच्चे क्यों उत्तर देने में, सटीक आंसर देने में कहाँ पर विफल हो रहे हैं। सहयोगात्मक व्यवहार, जो छात्रों की स्थिति है उससे, छात्रों से जो हमें सहयोग चाहिए, जो उत्तर हमें मिलने चाहिए, उनकी अपेक्षा जो हम कर रहे हैं, ये पुरानी परिस्थितियों के ज्ञान और आंकड़े। अब इसके आधार पर पेपर को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें जिससे कि बच्चे को अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने में आसानी हो और वह प्रभावी उत्तर वहां पर लिख सके। उत्तर तो सभी लिख देते हैं, उत्तर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए मैं अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, आप अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, उत्तर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको एक निर्धारित रूप से, मतलब अगर हमें ये कहा गया कि एक लाइन या मैक्सिमम 25 शब्द में ही आपका उत्तर होना चाहिए, तो 25 से 30 शब्द के अंदर 1, 2 लाइन, 3 लाइन बनती हैं,
उनके आधार पर हमें अपना उत्तर किस प्रकार हम प्रभावी बना सकते हैं, उस चीज को यहाँ पर लिखना, देखना। तो ये जो चीज है, ये आंकड़े एवं पुरातन परिस्थितियों के ज्ञान हेतु यहाँ पर रखरखाव, जो अभिलेखों की रखरखाव है, विद्यालय अभिलेखों का जो रखरखाव है, वह आवश्यक होता है। अगर कभी हमसे पूछा जाए आपने इस प्रकार क्यों किया, तो हम उन आंकड़ों के आधार पर, उन पुरातन आंकड़ों को दिखाते हुए कि भाई ये चीजें यहाँ पर संचालित की गई और यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो रिमार्किंग हो रही है, यहाँ बच्चा हमारा विफल हो रहा था और इस कारण से हमने जो यूनिट एग्जाम्स किए उसमें कुछ चेंजिंग की गई। ये एक व्यवस्था है। नेक्स्ट है छात्रों, ये भी हो गया छात्रों के निर्देशन एवं परामर्श से। तो यहाँ पर हमने उनको उत्तर देने की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों को भी बताया कि भाई इन्वॉल्व किया कि भाई आप इस चीज़ को इस तरीके से लिखें, इस प्रकार करें, तो आपके जो नंबर है वो और अधिक तरीके से आ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। सूचना संव्यवहार एवं प्रमाणन हेतु, ये बात मैंने अभी यहाँ पर कही कि कोई भी, देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सूचना, ये सूचना संव्यवहार मतलब मेरे द्वारा आपको सूचना दी जा रही है, तो जिस प्रकार मैं सूचना दे रहा हूँ ये संव्यवहार है। और जो सूचना मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, यह जो इनफॉर्म, मैंने कल सूचना पर जो पिछला लेक्चर था उसमें सूचना के विषय में पूरी जानकारी दी थी, उनके विषय में जानकारी यहाँ पर देना। और उसका प्रमाणन हेतु हम अभिलेख दिखाकर, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उनको दिखाकर हम उसका प्रमाणन कर लेते हैं। और केवल दिखाकर ही हम यह बता सकते हैं कि वास्तव में हमारे द्वारा ये जो प्रमाण आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं, इनके आधार पर हमारे द्वारा ये चेंजिंग की गई। तो ये जो सूचना संव्यवहार एवं प्रमाणन हेतु है, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दक्षता में नवाचार हेतु, ये बात आती है एक नेतृत्वशीलता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, जब हम किसी कार्य को देख रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रशासनिक गुण नेतृत्वशीलता के साथ साथ विकसित होता है। प्रशासनिक गुणों में नेतृत्वशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर होता है आत्मविश्वास के साथ। यहाँ पर प्रशासनिक दक्षता को, विद्यालय की प्रशासनिक दक्षता क्या है, अपने रिकॉर्ड्स को कंटिन्यू मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना। हमारा अगर पिछले पहली साल में 70% रिजल्ट रहा तो 80%, 80% रहा तो 90%, 90% रहा तो 100%। अब 100% होने के बाद क्या करें, रिजल्ट 100% जरूर हुआ, लेकिन जो रिजल्ट के मेन बोधात्मक स्थिति है, अर्थात जो परफॉर्मेंस लेवल है, जो हमारी गुणवत्ता है, उसको और बेहतर बनाना, ये हमारा प्रशासनिक दक्षता है। उसको मेंटेन करके रखना, अगर वह सुपर लेवल पर चल रही है तो उसमें और अधिक स्थितियों, परिस्थितियों और नवीन परिस्थितियों, नवाचार करने की जो स्थिति है वह कंटिन्यू करते रहना, यह हमारे प्रशासनिक और शैक्षणिक दक्षता है। अपने शैक्षिक संव्यवहार को लगातार बेहतर बनाना, यह हमारी शैक्षणिक प्रशासनिक क्षमता है विद्यालय के अंदर। तो यहाँ पर इसमें नवाचार करना, नवाचार कब हो सकता है, जब हम पुरानी परिस्थितियों को पूर्ण रूप से याद रखें, उनको सही तरीके से आकलित करें, उसमें क्या क्या चीजें रह गई, उसकी कमी क्या रह गई और उसमें किस प्रकार उसको गुणवत्तापूर्ण। देखिए, पहले हम किसी भी संस्थान के अंदर अपने जो संख्या है, नंबर सिस्टम्स जो हैं, उस पर फोकस करते हैं। पहले हमारे पास संख्या होनी चाहिए। जब संख्या हमारे पास, मतलब जब हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है, तो क्वांटिटी आने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है और उसमें हमें क्वालिटी लाने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है, वह और बेहतर तरीके से का जो मीन्स है वो ये। तो यहाँ प्रशासनिक दक्षता, क्वालिटेटिव वर्क्स लगातार बढ़ाएं और उन करें जो सुपर डिग्री तक जाए। यही हमारे
प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दक्षता में नवाचार हेतु जो हमने पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके रखरखाव में हमें सफलता हासिल होती है। ये मेन टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर जो विद्यालय अभिलेख है उसके रखरखाव की स्थिति में। अब बात आती है इसका लाभ क्या है। तो लाभ की जो स्थिति है वह एक पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहले लाभ किसको होता है, संस्था। तो जो संस्थागत लाभ है, जो विद्यालयगत लाभ है, हम उसके विषय में बात करते हैं। तो विद्यालय अभिलेखों का सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए भी हेडिंग्स हम बनाएंगे। तो पहला हेडिंग है बजट एवं योजना ज्ञान हेतु। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है और विद्यालय के अभिलेख लगातार हमें उस इनकम रिसोर्सेज को बताते हैं जो हमारे गत वर्ष में हमें प्राप्त हुई। उन में बजट का मतलब जो पैसा हमारे पास आया और उसको किस प्रकार हमारे द्वारा खर्च किया गया, उसकी योजना का ज्ञान हेतु ये जो है ये लाभ सबसे बड़ा होता है कि पिछले साल हमारे पास इतने बच्चे थे, इतना हमारे पास पैसा आया और हमारे द्वारा इतना खर्च हुआ और विद्यालय को इतना लाभ या इतनी हानि हुई। जब हम इसको पूर्ण रूप से आकलित करते हैं तब हम विद्यालयगत कार्यों को नए तरीके से संपादित करने में और बेहतर तरीके से संपादित करने में सक्षम रूप से कार्य करने में सफल। यहाँ पर नवीन शीर्षक एवं विकास हेतु जो पिछले साल कमियां हुई, देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट होता है विद्यालय का मैनेजमेंट। जो हम ऑर्डरली देखें तो अपर लेवल पर जो किसी भी संस्था में होता है तो हाई अथॉरिटी जो होती है वह विशेष तौर पर यह देखती है कि हमारा जो पैसा आया, हमारा जो मैन पावर है वह और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो और उनके आधार पर वह पूरे बजट का निर्माण करता है कि इस मद में इतना पैसा खर्च होना चाहिए जिससे न्यूनतम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बजट और योजना का ज्ञान हेतु हमें पुराने रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। फिर शीर्षक और विकास, पिछले साल हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पर जनरेट किया था। इसमें ये जीरो बजट रहे थे और इन कार्यों को करने से हमारे बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षमता में लगातार विकास हुआ था और इस कार्य से हमारा जो संस्थान है वह हमारा विद्यालय है वह समाज में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा को उसने प्राप्त किया था। तो उनके शीर्षक जो हमारे द्वारा बनाए गए उनका विकास हेतु हम यहाँ पर विद्यालय अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं। शासकीय मांग हेतु जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले साल हमारे पास कुछ नियम आए थे, कुछ निर्देश आए थे, उन निर्देशों का पालन हमारे द्वारा किया गया था। तो विद्यालय के लिए जो पुराने अभिलेख होते हैं उनके द्वारा हम शासकीय मांगों की पूर्ति भी करते हैं कि सर श्रीमान जो हमारे शासन से जिसने भी हमसे पूछा है तो उनके समक्ष हम अपने पुराने रिकॉर्ड्स रखते हैं। हमारे द्वारा ये लगातार कार्य किए गए और इन कार्यों के द्वारा हमारी इन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा। इन सबका जो आकलन होता है यह पुरानी स्थितियों को निर्धारित करने में, पुरानी परिस्थितियों को दिखाकर नवीन कार्यों के निर्धारण में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है सक्षम निर्णय हेतु। किसी भी कार्य के प्रति कोई भी निर्देश दिए जाते हैं, जब निर्देश दिए जाते हैं तो वह किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा बाह्य आकलन और उन परिस्थितियों को देखते हुए लिए जाते हैं जो वहां पर तात्कालिक होती है। उदाहरण के तौर पर जो विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत जो मैनेजमेंट कमेटी या अन्य मेंबर्स होते हैं वह समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न
प्रकार की इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा लगातार विद्यालयों का अवलोकन किया जा रहा होता है। उस आधार पर वे कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वह शासन द्वारा लिए जाएं, चाहे वह मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिए जाएं, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिए जाएं जो विद्यालय की रीढ़ के तौर पर कार्य क्रियाशील हो रहे हैं। अब यहाँ पर उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वह तात्कालिक परिस्थिति जो वहाँ पर चल रही है उनके द्वारा देखी जा रही है, और वह संभवतः हमारे यहाँ भी हो रही है या हो सकती है। दोनों ही तरीके से वह सोचकर हमारे लिए कोई निर्देश जारी करते हैं। जब वे निर्देश जारी करते हैं तो उन परिस्थितियों को हमारे द्वारा पूर्व रूप से आकलित किया जाता है कि यह वास्तव में हमारे यहाँ पर किस प्रकार समायोजित की जा सकती। उस समायोजन के लिए जो निर्णय विशेष तौर पर कमेटी द्वारा लिए जाते हैं वह पुरातन रिकॉर्ड्स को देखकर और उन पर सक्षम कार्यवाही कर ही लिए जा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि भाई हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसके लिए जो पुरातन उनका कार्य है, जो कार्य योजना की गई है, जो विकास किया गया है, उसमें लगातार होने वाली चेंजिंग को भी हमारे द्वारा आकलित किया जाना चाहिए, और यही विद्यालय अभिलेख का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन हेतु। किसी भी चीज का हमारे द्वारा कोई भी जानकारी है, हम किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी बात जो बाहर से हमारे द्वारा सुनी गई या कही गई या बताई गई, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, नॉर्मली कोई भी कह सकता है, किसी भी विद्यालय के लिए कह सकता है, तो वो जो वर्ड्स कहे गए पढ़ाई नहीं हो रही है, अब यह प्रत्येक विद्यालय के लिए सही नहीं हो सकता। वहां पर जो कार्य हो रहा है उसके आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना होता है, और यह जो मूल्यांकन होता है यह पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए होता है। अगर आपके द्वारा कोई चीज पढ़ाई गई तो वह पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है उसका एक निर्धारित रिकॉर्ड्स होता है। आप अपने शिक्षकों या अन्य जो भी छात्र छात्राएं हैं या प्रशिक्षणार्थी हैं उनके द्वारा उसमें पूछताछ कर सकते हैं। उससे जो उत्तर उन्हें प्राप्त होते हैं वह क्या है, एक प्रकार का मूल्यांकन। तो उन मूल्यांकन के आधार पर हम क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के विषय में एक निर्धारित ज्ञान हमें हो जाता है कि वास्तव में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। तो ये जो वर्ड्स कहा गया मूल्यांकन के हेतु, मूल्यांकन के लिए विद्यालय को सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुराने रिकॉर्ड्स अगर वो का लगातार संज्ञान लेता रहे तो उसे यह पता चलता है कि हमारे द्वारा किस स्तर पर कितना जो पुराना रिकॉर्ड्स है उसके आधार पर हम ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी जो इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वे यह बताने में भी सक्षम होते हैं कि वास्तव में वे लाभदायक हैं या आगे जाकर वह कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट और लास्ट है चिंतन हेतु। जब कोई कार्य किया जाता है तो पुराने जितने भी कार्य संपादित किए गए हैं उन सभी संपादित किए गए कार्यों द्वारा हम किसी के भी व्यक्तित्वशीलता, उसके गुण, अवगुण, विकास और जो उनकी सफलता और विफलता के विषय में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है इसके चिंतन के लिए भी हमें पुराने सारे अभिलेखों का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा हमारे द्वारा लिए गए निर्णय लगातार विफल ही रहेंगे। इन चीज़ों को हम जो हमारे विद्यालय को लाभ होता है वो वास्तव में पुराने अभिलेख और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सटीक जानकारी केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं, उनके अभिलेखों के प्रमाण अगर हमें दिए जाते हैं तो उन प्रमाणों के आधार पर हम विद्यालय को और अधिक विकसित, गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने और उसके विकास के लिए हम लगातार क्रियाशील रहते हैं। धन्यवाद।